हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो विक्ट्री सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग और विक्ट्री सीरीज में सबसे पहला चैप्टर करने वाले हैं द सॉलिड स्टेट। विक्ट्री सीरीज के बारे में अनाउंसमेंट पहले ही की जा चुकी थी दैट की अल्टरनेट डेज पे वीडियोज आने वाली हैं जिसमें हम फुल केमिस्ट्री को करेंगे इन जस्ट 30 डेज। और इसकी वीडियो मंडे टू फ्राइडे अल्टरनेट डेज पर आएंगी। बीच में आप लोगों ने क्या करना है, बीच में आप लोगों ने वन शॉट देखते रहने हैं, ठीक है। और वीकेंड पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सैंपल पेपर लगाएंगे जितने भी चैप्टर हमारे उस स्पेसिफिक वीक में हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बहुत अच्छे तरह से हम लोग सॉलिड स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। एक बार आप देख लीजिए। ये बेटा जी नोट्स लग रहे हैं, बहुत जल्दी बने, बट बैक पेन की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हुई है मुझे बनाने में। सच बताऊं तो मुझे इसको बनाने में एक दिन लग गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में डिस्कस करेंगे। तो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ मैंने इसमें कवर किए हैं और मजा आ जाएगा आपको इन क्वेश्चंस को देख के। बहुत ज्यादा आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, वो ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर के नोट्स के साथ साथ आपको सारी की सारी फ्री स्पेशल क्लासेस या यूट्यूब वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहते हैं। एंड अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो देन आप इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। भारत पंचाल 92 मेरा इंस्टा हैंडल है। और एक और अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ, लगे हाथ की जितने मेरे फॉलोअर डेली आया करेंगे उतने दिन में जिम कर लिया करूंगा, सो दैट की हेल्थ भी मेरी ठीक रहे, ठीक है। तो जो हो इंस्टा पे वो फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ द चैप्टर द सॉलिड स्टेट, ठीक है। पूरे का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है अमरफेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। उससे रिलेटेड आपका पहला क्वेश्चन बना हुआ है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफेस सॉलिड, की क्या डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड में और अमरफेस सॉलिड में। ये क्वेश्चन मोल्ड होके भी आ सकता है, किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को भी पूछा जा सकता है। तो आप सबको पता ही होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। देखिए दो तरह के सॉलिड होते हैं हमारे पास, एक है क्रिस्टलाइन और दूसरा है अमरफेस। इस तरह से दो सॉलिड होते हैं, ठीक है। अगर क्रिस्टलाइन की मैं बात करता हूं तो क्रिस्टलाइन में पार्टिकल्स क्या होते हैं, रेगुलर अरेंज्ड होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की। और अगर मैं अमरफेस सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की बात करूं तो यहाँ पे पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो इरेगुलर होती है। रेगुलर होने से क्या हो जाता है कि इनकी जो शेप होती है ना वो डेफिनेट होती है भैया। इनकी जो शेप होगी वो क्या होगी, डेफिनेट। और इनकी शेप क्या होने वाली है, इनडेफिनेट शेप होने वाली है, ठीक है। अब सिंस क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल रेगुलर अरेंज होते हैं तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो लॉन्ग ऑर्डर होती है। इनके पार्टिकल बड़े दूर दूर तक एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट। और अगर मैं इधर बात करूं तो इधर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या रहती है, शॉर्ट ऑर्डर रहती है, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है तो वो इजीली क्रैकेबल होते हैं, बहुत कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। शार्प मतलब फिक्स, एक पॉइंट बोला मीन्स उसी पॉइंट पे मेल्ट होने वाले हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा। और अगर मैं इधर बात करता हूं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये एक रेंज में मेल्ट करते हैं, क्लियर। अब इनका दूसरा नाम क्या होता है, देखने से ही पता लग रहा होगा आप लोगों को कौन सा सॉलिड बढ़िया है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो बढ़िया सॉलिड होते हैं, तो दीज आर ट्रू सॉलिड्स। जबकि अमरफेस सॉलिड जो होते हैं वो उतने अच्छे सॉलिड नहीं माने जाते, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं अमरफेस सॉलिड। क्या बोल दिया जाता है इन्हें, सॉरी अमरफेस सॉलिड तो इनका नाम ही है, इनका नाम क्या होता है, शूडो सॉलिड्स। शूडो, शूडो मीन्स होता है नकली, धोखेबाज। इनकी खास प्रॉपर्टी होती है जो इनको डिस्टिंग्विश करती है, वो ये होती है दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनआइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो अनआइसोट्रोपिक होते हैं एंड अमरफेस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनआइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। अनआइसोट्रोपिक का मतलब होता है, मैंने शॉर्टकट भी कराया था। आइसोट्रोपिक आपने याद रखना है SD की, सन्नी देओल की फिल्म आई है, किधर आई है सन्नी देओल की फिल्म, सनी देओल की फिल्म आई है दूरदर्शन पे, किधर आई है, दूरदर्शन पे, ठीक है। इसका मतलब होता है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, और इसका मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, क्लियर है, ये है। अब कुछ एग्जांपल की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स क्या होते हैं, जनरली मेटल्स,
ठीक है, या फिर जो सोल्ट हो जाते हैं लाइक NaCl एक सोल्ट है, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। और अगर अमरफस सॉलिड के एग्जांपल की बात करें तो ग्लास, रबर, प्लास्टिक या जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो सारे हमारे अमरफस सॉलिड होते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन और भी बना है, क्वेश्चन देख लेते हैं। सम ऑफ द ग्लास ऑब्जेक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स लुक्स मिल्की इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रांसपेरेंट, व्हाई? कि जितनी भी पुरानी बिल्डिंग होती हैं, पुराने इमारतें होती हैं, इनके जो ग्लास होते हैं वो थोड़े मिल्की दिखते हैं, मतलब ऐसे ट्रांसपेरेंट नहीं होते। जैसे अगर एक नई कोठी बनी है, नया घर बना है, वहां पे जो कांच लगा होगा तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, ऐसा क्यों है? तो देखिए, सिंस ग्लास एक अमरफस सॉलिड है और अमरफस सॉलिड को हम लोग सुपर पूल्ड लिक्विड बोलते हैं, ठीक है, इनके अंदर टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। और दूसरी बात ये भी होती है कि इनको सुबह बहुत गर्म सुबह इनको गर्मी मिलती है और शाम को इनको ठंड मिलती है। लिखा भी गया है बिकॉज इट अंडरगोज हीटिंग ड्यूरिंग द डे एंड कूलिंग एट नाइट। दिन में गर्म होते हैं और रात को क्या हो रहे होते हैं, ये ठंडे हो रहे होते हैं। ठीक है, आपने शायद सुना भी होगा कि एक अमरफस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैसे बदल सकते हैं हम लोग, कि उसको गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करें। ठीक है, और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमरफस सॉलिड में किस तरह से गर्म करके एकदम से ठंडा कर दे, क्योंकि यहाँ पे ये धीरे धीरे प्रोसेस चल रही है कि ये सुबह गर्म होते हैं, रात को ठंडे होते हैं, तो दैट्स वाई इनके अंदर थोड़ा सा क्रिस्टलाइन कैरेक्टर आ जाता है एंड वो ट्रांसपेरेंट होने के बजाय थोड़ा सा मिल्की हो जाता है। ठीक है, ओपेक हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। अच्छा बेटा जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 अलग अलग सालों में आया है, मतलब मैंने एक स्पेसिफिक ईयर यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया है, और इसमें मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी की टेबल से अगर आप देख सको तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि कई सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आपको कुछ एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड पता है ना, एक बार कमेंट सेक्शन में ना ये बता देना क्रिस्टलाइन सॉलिड को याद करने की मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग याद कैसे करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के कुछ टाइप्स होते हैं, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इन सॉलिड के ना बेटा जी एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, वो एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा गया घुमा फिरा के। ठीक है, तो जैसे सिलिकॉन कार्बाइड है, ये कोवलेंट सॉलिड, और कोवलेंट सॉलिड का दूसरा नाम क्या होता है, नेटवर्क सॉलिड भी होता है। आर्गन, आर्गन एक नोबल गैस है, और नोबल गैसेज जो होती हैं उनके अंदर वीक वैन-डर-वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, नॉन पोलर है और मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में आता है। बेंजीन, बेंजीन भी क्या है, एक नॉन पोलर, और इसमें भी वैन-डर-वाल्स होगा, और ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। सिल्वर एक मेटल है। सोडियम सल्फेट एक आयन होता है, आयनिक सॉलिड है, और आयनिक सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड लिख सकते हो, फिर आयनिक सॉलिड लिख सकते हो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक गैस होती है, और ये गैसेज में कौन ऑपरेट करते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेज, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में रख सकते हो आप। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। क्वार्ट्ज, ये देखिए कार्बन की जो थोड़ी सी ये सिलिकॉन ऑक्साइड जो होता है ये एक कोवलेंट सॉलिड होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड के आपको एग्जांपल देने को बोले गए हैं, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, HCl, SO2, H2O, और आयनिक सॉलिड KCl, CuSO4, ZnS, NaCl। ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा मैं, इनको टाइम लगा के जरूर याद कर लेना, बन जाता है। इन स्पेसिफिक सॉलिड के स्पेसिफिक एग्जांपल जो हैं वो आपने अच्छे से करने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है डिफाइन क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। आपको डिफाइन करना है क्रिस्टल लैटिस को। क्रिस्टल लैटिस का दूसरा नाम स्पेस लैटिस होता है, और इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है भैया क्रिस्टल लैटिस की या स्पेस लैटिस की। स्पेस लैटिस किसे कहते हैं बेटा, स्पेस लैटिस इज जस्ट लाइक अ बिल्डिंग। ठीक है, तो स्पेस लैटिस का मतलब क्या होता है, 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, कि जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को 3D में अरेंज कर देते हैं। ठीक है, 3D क्या होती हैं, लाइक ये हमारे पास डायमेंशंस हैं। ठीक है, ऐसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। जब हम इसके अंदर पार्टिकल्स को लगा देंगे, इन 3D के अंदर पार्टिकल्स को लगा देंगे, तब हमारे पास जो अरेंजमेंट बन के निकलेगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस बोलते हैं। मैंने लेके तो आया था, मैं पता नहीं कहाँ रख दिया है। ओके ओके ओके, मैं दिखा भी देता हूँ, अभी खर्चा कर दिया है तो दिखाया जा सकता है। देखिए, जब आप 3D में लगा दोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देने वाले हैं। क्लियर है, कुछ इस तरह से ये पूरी अरेंजमेंट क्या होती है, स्पेस लैटिस होती है। फिर इसका एक जो छोटा सा पोर्शन होता है ना, इसका एक छोटा सा जो रूम होता है, लाइक मैं इस वाले रूम की ही बात कर लेता हूँ, ये वाला जो है, दिस इज यूनिट सेल। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। वही बात ना, खर्चा कर रखा है तो क्यों ना दिखाएं। तुम लोग बोलते हो ना कहाँ करते हो सर इतना खर्चा हमसे कमा के, वैसे ही ज्यादा कमाता नहीं, बट सारा लगा देता हूँ, उससे ज्यादा लगा देता हूँ बल्कि। ये वाला देखिए,
ठीक है, ये हमारा क्या है, एक यूनिट सेल है। यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा आप लोगों को बेटा जी, ये एक स्पेस लैटिस है। और यूनिट सेल को अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ, यूनिट का मतलब होता है एक और सेल का मतलब होता है कमरा। स्पेस लैटिस इज जस्ट लाइक अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की तरह होती है, उस बिल्डिंग का जो एक कमरा है वो यूनिट सेल कहलाता है। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, स्मॉलेस्ट पोर्शन विच रिपीट ओवर एंड अगेन टू मेक स्पेस लैटिस। एक छोटा सा पोर्शन होता है कि जो कि बार बार रिपीट होकर बार बार रिपीट होकर वो क्या बना देगा, यूनिट सेल बना देगा। अब यूनिट सेल दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं, जिनमें पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, जिसमें पार्टिकल सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, ओनली एट कॉर्नर्स। और अगर किसी में देखिए जिसमें ओनली एट कॉर्नर्स रहे वो होता है हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल। और नॉन प्रिमिटिव किसे कहते हैं, जिसमें पार्टिकल्स किसी दूसरी जगह पे भी रहे, ठीक है, कॉर्नर के अलावा कहीं और भी प्रेजेंट हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं हमारे, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। तो देखिए बेटा जी, अब मैं इनके भी सन बताऊं उससे अच्छा है कि इस टॉपिक को हम पूरा ही कवर करें, क्योंकि ये घुमा फिरा के कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है ना। तो पता ही होगा हमने 4 तरह के यूनिट सेल पढ़े हैं। एक होता है सिंपल क्यूबिक, एक होता है बीसीसी दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एक होता है एफसीसी दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एंड एक होता है ईसीसी दैट इज एंड सेंटर्ड क्यूबिक। तो पार्टिकल्स किधर होते हैं इसमें, सिंपल क्यूबिक में जो पार्टिकल्स होते हैं ओनली एट द कॉर्नर्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे। बीसीसी में पार्टिकल्स किधर होते हैं, कॉर्नर्स एज वेल एज नाम से क्लियर होता है बॉडी सेंटर, ठीक है। अच्छा, बीसीसी की ना एक और फुल फॉर्म हो सकती है, बताना तो जरा कमेंट सेक्शन में। अच्छा, ये मैं तुम्हें एक्टिविटी क्यों दे रहा हूँ बार बार, मैंने पता नहीं कहीं पे पढ़ा है कि बच्चों को ना हर 3-4 मिनट में ना कुछ कुछ टास्क देते रहो, तभी वो थोड़े से एक्टिव रहते हैं, इनका दिमाग ज्यादा काम करता है, इनसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बीसीसी की एक फुल फॉर्म होती है, बताना तो एक बार पोज करके। एफसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा जी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और ईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक, एंड सेंटर्ड क्यूबिक। तो आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो यहां पर होते हैं 8 और उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, दैट इज 8 कंट्रीब्यूशन 1/8, और बॉडी सेंटर पार्टिकल 1 × 1/1, तो ये कितना आ जाएगा 2। फेस सेंटर में पार्टिकल्स किधर रहते हैं, एक तो कॉर्नर पे एज वेल एज साथ के साथ कहाँ पे होंगे, फेस सेंटर पे, ठीक है। कॉर्नर 8 × 1/8 और फेस सेंटर 6 × 1/2, दैट इज 4, ठीक है। और एंड सेंटर में पार्टिकल किधर होते हैं, कॉर्नर्स पे +2 फ्रंट फेसिंग एंड्स, 2 आमने सामने वाले जो एंड्स होते हैं उन पे। तो कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 8 × 1/8 और फ्रंट फेसिंग एंड नदी के 2 किनारे होते हैं 2 × 1/2, दैट इज 2। देखिए, ये अगर आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ एटम्स, बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लैटिस पॉइंट कितने हैं, लैटिस पॉइंट बोला जाता है कि पार्टिकल्स कितने लगे हुए हैं। तो पार्टिकल्स बेटा जी आप ध्यान दीजिए कितने हैं, इसमें कितने पार्टिकल्स लगे हुए हैं, 8। इसमें कितने पार्टिकल्स लगे हुए हैं, 8 + 1 9। इसमें कितने लगे हुए हैं, 8 + 6 14। इसमें कितने लगे हुए हैं, 8 + 2 10। लैटिस पॉइंट एक अलग चीज होती है, नंबर ऑफ एटम्स एक अलग चीज होती है। एटम्स पूछा जाए तो इस तरह से करेंगे, और अगर लैटिस पॉइंट पूछा जाए तो ये इस तरह से वाले, ये वाले देखोगे कि 8 + 1 9, ये लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 8.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इफ इट क्रिस्टलाइज इन एफसीसी स्ट्रक्चर। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने हैं। ये क्वेश्चन किसी भी तरह से हो सकता था, ठीक है। और चाहो तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड करके भी करवा सकता हूँ, और फिर मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अपनी तरफ से आपको क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट, मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक ना थोड़ा सा पक्का हो जाए, क्योंकि देखो यार फिजिकल केमिस्ट्री है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमें ना ज्यादा न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है तो ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि 20 ग्राम कैल्शियम के अंदर बीसीसी के कितने यूनिट सेल हो सकते हैं, तो यूनिट सेल कैसे निकाल लेंगे। अगर आपको ग्राम्स में डाटा दे रखा है तो आप पहले एटम्स निकाल लीजिए। तो शायद आपको पता होगा
40 ग्राम कैल्शियम का मोलर मास होता है। 40 ग्राम कैल्शियम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻²3 एटम्स। ठीक है, यूनिटरी मेथड पता है ना कि अगर 1 ग्राम कैल्शियम में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻²3 डिवाइडेड बाई 20। और हमें क्योंकि 20 ग्राम कैल्शियम दे रखा है तो 20 ग्राम कैल्शियम के अंदर क्या फंडा रहेगा? गलत लिख रहा हूँ, इधर ऊपर आएगा 40, यूनिटरी मेथड में बाई 40 आएगा। भैया 40 ग्राम में इतने एटम हैं तो 1 ग्राम में कितना आएगा? बाई में 40 चला जाएगा। इधर बात करते हैं तो 6.022 इंटू 10⁻²3 डिवाइडेड बाई 40। 1 ग्राम का डाटा ये है तो 20 के लिए इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए और एक्चुअल में इसको कैंसिल करेंगे तो कितने एटम्स आ जाएंगे? 3.011 इंटू में 10⁻²3। ये हमारे पास एटम्स आ गए हैं इधर। बढ़िया, आई थिंक बहुत बढ़िया। तो अगली बात करते हैं। अभी हमें यहाँ पे बताना है कि बीसीसी के कितने यूनिट सेल होंगे। तो आपको ये बताना चाहिए कि बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। बीसीसी यूनिट सेल हैव 2 एटम्स, ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, है ना। मतलब अगर क्या है कि अगर कहीं पे 2 एटम है तो वहां पे कितना होगा? 1 बीसीसी का यूनिट सेल। अगर 1 एटम होता तो कितने बीसीसी यूनिट सेल होते? 1/2 बीसीसी के यूनिट सेल। बट हमें क्या बोला गया है? 3.011 इंटू 10⁻²3। तो क्या हो जाएगा? 3.011 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 2। इतने एटम्स के अंदर हमारे ये जो आ गए हैं बीसीसी के यूनिट सेल। आई थिंक आप मेरा पॉइंट क्लियरली समझ चुके। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको ग्राम्स में डाटा दिया होगा, पहले ग्राम से एटम निकाल लो, फिर आपको पता नहीं चाहिए स्पेसिफिक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं। ठीक है, कि भैया इतने एक यूनिट सेल इतने एटम्स में इतने एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर एटम्स के हिसाब से। चलिए मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 8.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इफ इट क्रिस्टलाइज इन एफसीसी स्ट्रक्चर। दिल्ली में 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो ये मत सोचो कि अगर आप ऑल इंडिया में पेपर देने वाले हो तो आप दिल्ली के क्वेश्चन ना करो, क्योंकि सीबीएसई के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते हैं। तो मेरी पर्सनल सजेशन आपको ये है कि जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा जी, उतने ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। जितने भी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जस्ट अ मिनट, थोड़ी सी इसको दूर कर देता हूँ सो दैट कि ना एक वाइड एरिया कवर कर सके हम लोग। चलिए, तो आंसर बुकिश लैंग्वेज क्या है? एज 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कंटेन्स 6.023 इंटू 10⁻²3 एटम्स। पता है, तो 8.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में यूनिटरी मेथड से एटम्स निकाल लिए। ठीक है, अब अगला, इन एफसीसी 4 एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। 4 एटम से 1 यूनिट सेल बनता है। एक एटम से 1/4 यूनिट सेल बनेंगे। तो इतने एटम से कितने बनेंगे भाई? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है क्वेश्चन मुझसे नहीं, सीबीएसई ने कई बार पूछ लिया है। ठीक है, कि सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझिए भैया, सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। याद भी रख लीजिए या फिर ये डाटा बीसीसी का, क्योंकि बेटा अभी वो टाइम नहीं है कि मैं बिल्कुल डिटेल में जाके कराऊंगा आपको, बट अगर आप जिद करोगे तो बता भी देता हूँ। लो ध्यान दीजिए, इधर NaCl वाला टाइप से स्ट्रक्चर है। ये ग्रे वाला दिख रहा होगा तुम्हें, ये कॉर्नर पे पार्टिकल है। ये कितने, देखिए यूनिट सेल से ये 8 से टच करता है, 8 यूनिट सेल से टच करता है। बट ये कितने पार्टिकल से टच में? ग्रीन वाले पार्टिकल देख लीजिए इसके राउंड में कितने, शायद ऑब्जर्व कर पाओ तुम लोग। इधर 1, ये वाला 1 है, इधर ये 2 है इसका, इधर ये फिर 3 है, 4, 5, 6 के साथ है। ठीक है, बीसीसी में पार्टिकल बॉडी के सेंटर में होता है इधर, तो वो कितने के साथ टच में होता है? याद ही रख लो, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 14 होता है और सीसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर, गलत तो नहीं बोल गया मैं कुछ? एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं होता, 12 होता है, नंबर 4 होते हैं, और सीसीपी में 12 होता है। नेक्स्ट इज पैकिंग एफिशिएंसी। इससे क्वेश्चन 2011 में, 12 में, 13 में और 14 में क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन इस तरह से नहीं बनता, मतलब कि एफसीसी में पैकिंग परसेंटेज को डिराइव करो, बहुत रेयर चांस है। आपसे डाटा पूछा जा सकता है कि एफसीसी की पैकिंग परसेंटेज कितनी होती है? 74%। बीसीसी की पैकिंग परसेंटेज कितनी होती है? 68%। सिंपल क्यूबिक की कितनी होती है? 52.4% होती है। ठीक है,
या फिर आपसे पूछा जा सकता है अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना है, 100 में से माइनस कर देना उस परसेंटेज को। आपसे पूछा जाता है पैकिंग फ्रैक्शन कितनी है, तो 100 से डिवाइड कर देना जो पैकिंग परसेंटेज आपको पता है। बहुत ज़्यादा बार आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना बेटा जी, वो पूछा जाएगा ए और में और आर में क्या रिलेशन है। ठीक है, आपको बोला गया सिंपल क्यूबिक में ए में और आर में क्या रिलेशन है, ए इक्वल टू 2r। एफसीसी में ए में और आर में क्या रिलेशन है, ए इक्वल टू 4r/√2। बीसीसी में ए इक्वल टू 4r/√3। ठीक है, ये डाटा आपको पता है। आपसे क्या पूछा जा सकता है, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रेडियस इज 100 पिकोमीटर, कैलकुलेट ए। तो ए इक्वल टू कितना होता है फॉर सिंपल क्यूबिक, 2r। तो आर का 2 टाइम्स कर दो तो ए आ जाएगा, 2 इंटू में 100 इक्वल टू 200। ठीक है, या फिर आपको बोलता है रेडियस इज इक्वल टू कितना मान लें, 200 पिकोमीटर मान लेते हैं। और ये अब की बार बात कर रहा है इन एफसीसी। तो आपको इसकी एज लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या रिलेशन है ए में और आर में फॉर एफसीसी, ए इक्वल टू 4r/√2। तो ए इक्वल टू 4 और आर की वैल्यू कितनी है 200 और √2 कितना होता है, आई थिंक होता है 1.414। इसी बात पे मुझे क्वेश्चन कहीं पूछना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो तुम्हें एक्टिव करने के लिए पूछ रहा हूँ। हर 5-10 मिनट के बाद एक क्वेश्चन, तुम लोग √3 की वैल्यू बता दो। ठीक है, कितनी होती है, तो इसको सिंपल आउट कर लेना यार। ठीक है, मैथ्स मेरा तुम्हें पता ही है, मतलब मैथ्स की क्लास थोड़ी ना, केमिस्ट्री की क्लास है। नेक्स्ट इज क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। ठीक है, ओके, अ कंपाउंड फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट, हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अच्छा क्वेश्चन है, बताना है आपको इसमें वॉइड्स बताने कितने हैं। ठीक है, कंपाउंड फॉर्म HCP स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट। तो सबसे पहली बात तो आप क्या करोगे, ठीक है, या मैं इधर ही समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि इतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे बेटा 0.5 मोल में, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल ऑफ HCP लैटिस। तो बताइए 0.5 मोल में कितने एटम्स होते हैं, एक मोल में 6.022 × 10⁻⁻23 होता है। तो 0.5 में कर दोगे 0.5 से, नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अब दो तरह के वॉइड होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे, लाइक यहाँ से जो हम सिंपल आउट करेंगे तो हमारा सिंपल आउट करके आएगा 3.011 × 10⁻⁻23। ठीक है बेटा, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो इतने ही हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएंगे। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो इसके डबल होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इतने हो गए, टेट्राहेड्रल वॉइड इसके डबल, इसका डबल करोगे तो आएगा 6.022 × 10⁻⁻23। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, आपसे पूछा गया कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, तो वो कितने होंगे 6.022 × 10⁻⁻23। ठीक है, अब टोटल वॉइड बताने, तो टोटल वॉइड बताने में तो दोनों को सम कर देंगे, दैट इज 9.033 × 10⁻⁻23 आ जाएगा। कहाँ दिक्कत है भाई, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ऐसा तुम्हें अपने आप को दिलासा दिलाना चाहिए कि हाँ भाई कोई टक्कर में नहीं, हम ही टॉप करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिव फॉर्मूला ऑफ एन अलॉय इफ गोल्ड इज एट कॉर्नर्स एंड कैडमियम एट फेस सेंटर। आपको फॉर्मूला बताना है एक अलॉय का जिसमें कि गोल्ड कॉर्नर पर है। अब सिंस गोल्ड कॉर्नर पर है तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 8 × 1/8 दैट इज 1। और कैडमियम एट फेस सेंटर, देखिए इस बात में कंफ्यूजन मत रखिए, एफसीसी एक अलग चीज है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एक यूनिट सेल होता है और फेस सेंटर एक पोजीशन होती है। अगर आप पोजीशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हो तो नंबर ऑफ एटम्स होंगे हमारे पास 3, और अगर आप यूनिट सेल की बात कर रहे हो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हो, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे 4। तो इसने बोला है कि कैडमियम एट फेस सेंटर, तो कितने होंगे भैया 6, और कंट्रीब्यूशन 1/2, तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए 3। तो यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Au के नंबर ऑफ एटम 1, कैडमियम के नंबर ऑफ एटम 3, सो फॉर्मूला विल बी Au1CD3, Au1CD3 हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इन विच द एलिमेंट Y फॉर्म CCP लैटिस, एटम्स ऑफ X ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। शायद ये तुम्हें दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, इधर दिख रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पे फोकस कर लिया होगा कि एक कंपाउंड है जिसमें कि जो Y है वो CCP बना रहा है, CCP मीन्स FCC होता है, पूरे एक यूनिट सेल की बात की गई है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन Y कितने होंगे 4, और X ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
देखो बेटा ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अब सिंस नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर 4 हैं तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी कितने हो जाएंगे, 4 ही हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, बट उसने बोला 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड, तो 4 का 2/3 कर दो तो ये कितना आ जाएगा इधर से 8/3। तो x कितना आया है 8/3 और y कितना आया 4, 3 को उधर लेके जाएंगे तो x 8 y 12, सिंपल आउट करोगे x 2 y 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, शायद समझ रहे होंगे। मैं थोड़ा और, x कहाँ पर है, x फॉर्म CCP, CCP यानी कि x नहीं है y है CCP पर, y फॉर्म CCP तो नंबर ऑफ एटम्स हो गए 4। x एट ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई तो 4, बट उसने बोला 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड, तो इसका 2/3 कर दो तो कितना हो जाएगा 8/3। अब x कितना है 8/3 और y कितना है भैया 4, तो 3 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा x 8 एंड y 12। और सिंपल करेंगे x 2 y 3 इज द आंसर। क्लियर होती है बात, होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड। सिंपल सा डिफरेंस होता है। टेट्राहेड्रल वर्ड जो होते हैं वो 6 स्फीयर से सराउंड होते हैं, 6 स्फीयर के द्वारा बनते हैं। और 6 स्फीयर में कुछ ऐसा होता है कि 3 स्फीयर नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है, और 3 स्फीयर ऊपर की तरफ होते हैं। और इस तरह से पेपर में बना के आना पड़े तो बना भी देना यार। अभी मेरे पास आईपैड है तो पूरा स्फेरिकल बन रहा है, पता है ना, आईपैड तो किसी को मिलने ही वाला है, इसको सोच के भी तैयारी करो, ठीक है। और ये होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो कि 6 स्फीयर से बनता है। और टेट्राहेड्रल वर्ड किससे बनता है। अच्छा कभी कभी ना यार एक बात मैं बता देता हूँ कि क्या है कि अभी कई सारे काम करने पड़ते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा दिमाग में कुछ और सोच रहा होता हूँ, बोल कुछ और रहा होता हूँ, तो उसके लिए ना मुझे क्षमा कर दिया करो, ठीक है। ये सोच के कि इंसान है, गलतियों का पुतला है, हो गया होगा भी दिमाग में, तो मतलब क्या पता मैंने ऐसे बोल दिया हो कि ऑक्टाहेड्रल 4 से बनता है, वैसे तो नहीं बोला होगा बट बोल दिया होगा तो माफ कर देना। बाकी ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल 6 स्फीयर से बनता है और टेट्राहेड्रल जो है वो 4 स्फीयर से बनता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुका है। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज डेंसिटी। और आप बोलोगे तो मैं आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए डेंसिटी के क्वेश्चन आंसर एक्स्ट्रा भी आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, कर लेना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस यार। डेंसिटी इस चैप्टर की ना जान है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर जब जान है तो 2019 में क्यों आई है, 20 में क्यों नहीं आई, क्योंकि 20 में ये चैप्टर सिलेबस में था ही नहीं, ठीक है, दैट्स व्हाई नहीं आई। अदरवाइज डेंसिटी का न्यूमेरिकल 101% श्योरली आना ही था। तो इस बात पे फोकस कीजिए, इसके न्यूमेरिकल जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सको ना उतना अच्छा है। क्या देख ही लेना ना, देख ही लेना, पेपर में तो सॉल्व करोगे वो एक अलग बात है, बट देखने भर से बन जाएगी बात। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमियम क्रिस्टलाइज इन BCC स्ट्रक्चर, इफ इट्स एज लेंथ इज 300 पिकोमीटर, फाइंड इट्स डेंसिटी, एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम इज 52 U। देखो ये इस लेवल का सबसे आसान क्वेश्चन होता है कि अगर आपको कोई डेंसिटी फाइंड आउट करने को बोले, बट जनरली कभी भी आपको डेंसिटी फाइंड आउट करने को बोलेंगे नहीं। डेंसिटी के अलावा सब कुछ बोलते हैं, डेंसिटी नहीं बोलते हैं। टॉपिक का नाम डेंसिटी है, ठीक है। चलो तो भैया क्रोमियम क्रिस्टलाइज इन BCC स्ट्रक्चर, अच्छा डेंसिटी का फॉर्मूला तो पता है ना सबको, उसके बिना तो बात नहीं बनेगी। मैंने ना फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूला शीट दे रखी है, वो फॉर्मूला शीट डाउनलोड कर लेना, ठीक है। 4-5 पेज है, उसमें सारे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो मैंने लिख दिए हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं। डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय D और रो। फॉर्मूला होता है इसका Z इंटू M बाय Na इंटू AQ, वेयर Z इज नंबर ऑफ एटम्स जो कि सिंपल क्यूबिक में 1 होते हैं, BCC में 2 होते हैं, FCC में 4 होते हैं, M इज एटॉमिक मास, Na इज एवोगाड्रो नंबर एंड A इज एज लेंथ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें डाटा को देखना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब सिंस इन्होंने बोला BCC है, BCC यानी कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए यहाँ से 2। इफ इट्स एज लेंथ इज 300 पिकोमीटर, यानी कि एज लेंथ 300 पिकोमीटर है। और जनरली जो हम डेंसिटी सॉल्व करते हैं वो सेंटीमीटर में करते हैं, तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो हो जाएगा 300 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स डेंसिटी इफ एटॉमिक मास, तो ये डाटा आपको गिवन है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है Z इंटू M Na इंटू A क्यूब, वेयर Z नंबर ऑफ एटम्स BCC के लिए 2 होंगे, M एटॉमिक मास जो कि दिया है 52,
Na इज एवोगाड्रो नंबर और a क्यूब इज एज लेंथ 300 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है बेटा, देखो क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स के ना स्टेप वाइज नंबर होते हैं, आपको प्रॉपर स्टेप वाइज चल रहा है कि गिवन डाटा ये है, वी नो ये है, फिर पुट करोगे, फिर इसको सोल्व करोगे। आंसर के तो बहुत कम नंबर होते हैं, वे के नंबर होते हैं, और वे मतलब तरीका आपका सही होना चाहिए। ठीक है, ये पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 52, 27 इंटू 10 की पावर -24, और ये इसको जब सिंपल आप करोगे, मैथ्स मैं सोल्व नहीं करके दिखा सकता क्योंकि मेरा मैथ इतना तेज है भी नहीं, और 5 मिनट लग जाएंगे, ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, आपने खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एलिमेंट X whose atomic mass is 40 ग्राम per mole having FCC structure has unit cell as length 400 picometer. Calculate the density of X and the number of unit cell in 4 gram of X. I think number of atoms मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया है, क्या बोलते हो? नंबर ऑफ यूनिट सेल अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करना सिखाया था, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल तो आप लोग निकाल लोगे ना कि नहीं? कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल, बताइए। कैसे निकाला जाएगा? कि नंबर ऑफ एटम्स निकाल लोगे भाई उस स्पेसिफिक पोर्शन में? अब जस्ट अभी बताया था आपको मैंने, जैसे आपको बोल रहा है कि ये कितने में निकालना आपको, 4 ग्राम के अंदर, और यूनिट सेल कौन सा है? FCC। पहले मैं आपको थोड़ा सा अलग से इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। आपको एक एलिमेंट दिया है हुज मोलर मास इज 40 ग्राम, यानी कि 40 ग्राम मोलर मास है, यानी कि कहीं ना कहीं कैल्शियम की बात हो रही है, कैल्शियम का मोलर मास 40 ग्राम। चलो उसको एक अलग बात करते हैं। 40 ग्राम ऑफ X के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, 4 ग्राम के अंदर कितने होंगे? 4 ग्राम ऑफ X के अंदर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 40 इंटू में 4, तो आई थिंक ये सॉल्व करके आएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 2। क्लियर है? तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालने बनते हैं हमारे लिए कि हाँ भाई जितना वो डाटा दिया था। उसके बाद आप लोग क्या बोलोगे? 4 एटम्स हैव 1 FCC यूनिट सेल, ऐसे ही होता है। या फिर इसको ऐसे समझ लो कि FCC यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4 ही तो होते हैं। तो उसके बाद 1 अगर एटम होता है हमारे पास, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होते हैं FCC के? 1/4 FCC यूनिट सेल। सॉरी, अभी गांव में रहने के कुछ नुकसान भी हो जाते हैं, वैसे तो फायदे ही होते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाता है बीच में, ये रैप था कमीने तू कर ले पहले। चलो, तो एटम्स कितने दिए हमें? 6.022 है। ठीक है, तो इसके अंदर कैसे करेंगे? 1/4 इंटू में 6.022 इंटू 10 की पावर 22, तो कर दीजिए ये 1.5 है कि नहीं? 1.505 कुछ इस तरह से करके आ जाएगा, आई थिंक तो यही आएगा। ये अरे भैया गलत थोड़ी ना कर सकते हैं। मैथ देख रहे हो तुम्हारे सर का? ये प्लस वाले बच्चे देख रहे हो? भरोसा कर लो मेरे मैथ पे। आंसर का दो आंसर सामने लिखा था ना, आंसर लिखा नहीं था, मैंने किया है वो। चलो टॉपिक पे आते हैं। अब हमने इसकी डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी कैसे निकालेंगे भैया? एज लेंथ दी गई है, गिवन डाटा क्या क्या है। सबसे पहले तो एटॉमिक मास दिया है, दैट इज m, कितना दिया है? 40। उसके बाद FCC स्ट्रक्चर है तो Z कितने हो जाएंगे यहाँ से? 4। और एज लेंथ कितनी दी गई है आपको? 400 पिकोमीटर। और पिकोमीटर को हम लोग, मैंने बोला ना, जनरल डाटा हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 400 इंटू 10 की पावर -10। तो इसके बाद क्या होगा? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Z इंटू एम बाई एन इंटू ए क्यूब। तो बेटा इसके बाद क्या होगा? Z इज 4, एटॉमिक मास इज 40, एवोगाड्रो नंबर इज दिस एंड एवोगाड्रो एज लेंथ इज दिस। तो इसको सिंपल आउट कर लेना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन कब आया था? 2018 में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने डेंसिटी की कोशिश की है, क्योंकि कितने मर्जी न्यूमेरिकल्स हम लोग कर सकते हैं, जितनी ज्यादा वो आप लोग करो ज्यादा अच्छा। मैं आपको वे समझा सकता हूँ कि हाँ यार कुछ इस तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं, ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम लोगों से। अगला क्वेश्चन है 2016 में आया था। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन अ BCC लैटिस विद अ सेल एज ऑफ 500 पिकोमीटर, द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 7.5 ग्राम, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। देखो यार, ये क्वेश्चन अच्छा, आपको इसमें
यूनिट सेल नहीं बताने हैं आपको, इसमें नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स पता होने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, इसका मोलर मास या एटॉमिक मास होना चाहिए, जो कि नहीं गिवन है। आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, न्यूमेरिकल्स को मैं बोलूंगा 2-3 बार पढ़ो। बोर्ड वाले ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल देते हैं नहीं देते हैं, स्पेशली मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, बट अगर पढ़ के ही नहीं गए हो, और अब तो वही कहना, एक बच्चा कह रहा था कि सर हमें 12वीं वाला मत बोलिए, हमें 12.5 वाला बोलिए, क्योंकि हम 15-16 महीनों से एक ही क्लास में हैं। तो प्रैक्टिस इतनी हो गई होगी। देखो एज लेंथ कितनी दी गई है, 500 पिकोमीटर है ना, 500 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। मास ऑफ सब्सटेंस, इसका कोई यूज नहीं है अभी, नंबर ऑफ एटम निकालने अलग देखेंगे। डेंसिटी गिवन है, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं D = Z × M/N × A³, और यहाँ से M निकाल सकते हैं, निकालना आ सकता है भैया। निकालने को तो आपको कुछ भी बोल सकता है, वो आपको डेंसिटी निकालने को बोल सकता है, कम चांसेस है। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने को बोल सकता है, या फिर नेचर ऑफ यूनिट सेल बोल सकता है, तो नेचर ऑफ यूनिट सेल में भी आपको Z ही निकालना है। एटॉमिक मास डायरेक्ट बोल सकता है, इनडायरेक्ट बोल सकता है। Na एवोगाड्रो नंबर जो कि सबको पता होता है वो तक निकालने को बोल सकता है। एज लेंथ निकालने को बोल सकता है, रेडियस निकालने को भी बोल सकता है, क्योंकि एज लेंथ पता होगा तो रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए, तो यहाँ पे M का फॉर्मूला लगाएंगे, D Na, देखिए D का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, Z × M/Na × A³। तो M निकालना है, तो ये डाटा उधर, ये D × Na × A³/Z, तो सिंपल आउट कर लेंगे। यहाँ से हमारा बेटा जी ये एटॉमिक मास आ गया, एटॉमिक मास आ जाएगा। तो इस एटॉमिक मास के अंदर कितने एटम्स होते हैं, जब एटॉमिक मास आता है तो इसके अंदर 6.022 × 10⁻²³ एटम्स होंगे। अगर इसी का 1 ग्राम होता तो 6.022 × 10⁻²³ डिवाइडेड बाय 282.28 यूनिटरी मेथड लगाते। अब हमें इसका कितना दिया है, हमें इसके 300 ग्राम्स में निकालने हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 300 से, और यही किया भी गया है। ठीक है, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एलिमेंट विद डेंसिटी 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म्स अ FCC यूनिट सेल विद एज लेंथ 4 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द मोलर मास। अब जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मोलर मास कैलकुलेट करने को बोला गया, ये क्वेश्चन 2014 के अंदर आया हुआ था। ठीक है सर, 2015 में क्यों नहीं आया, भाई आएगा, घुमा फिरा के किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, मतलब 2015 में कोई और क्वेश्चन आ गया होगा, जैसे ये आ जाएंगे, और भी है, बट जनरली इस टॉपिक का 100% का रेशियो है, आप मान सकते हो। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Z × M/N × A³। हमें एटॉमिक मास निकालना, तो M को इधर रखेंगे, बाकी सारा डाटा इधर, वैल्यूज पुट करोगे, डेंसिटी दे रखी है, एवोगाड्रो नंबर पता होता है, एज लेंथ और नंबर ऑफ एटम्स सिंस FCC है तो 4। ठीक है, अच्छा यार, मैं एक चीज मैं बोल लूंगा, स्पेशली जिनका मैथ मेरे जैसा है, सेफ जोन में रहने के लिए आंसर को अप्रोक्सीमेट का साइन लगा के लिख देना, सेफ जोन में रहने के लिए। हाँ, अगर कोई आपको बोले कि 8/2, तो ये तो सबको पता है कि 8/2 = 4। ठीक है, बट जैसे भी लगता है तो मैं यार डेसिमल का पंगा हो सकता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लिख देना अप्रोक्स। ठीक है, थोड़ा सेफ जोन में चले जाते हो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्परफेक्शन इन सॉलिड। देखो कितनी बार आया हुआ है, 2011, 12, 13, 14, 15 और 17 में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। सर क्या पेपर में सिर्फ ये क्वेश्चन आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल एंड शॉर्टकट इफेक्ट? बिल्कुल भी नहीं, इसके चांसेस कम रहते हैं कि पूरा टॉपिक आए। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसका एग्जाम्पल दो, या फिर ये जो एग्जाम्पल है ये किस डिफेक्ट का टाइप है। इस तरह से फ्रैंकल और शॉर्टकट इफेक्ट बनता है। मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ, बेटा वन शॉट दोबारा देख लेना, फुल डिटेल में इस टॉपिक को कर लेना। फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए मैंने आपको बोला था कि मेरा फर्स्ट बैच है, और शॉर्टकट डिफेक्ट को मैंने बोला था कि मेरा सेकंड बैच है। तो ऑब्वियसली जब मेरा फर्स्ट बैच होगा, जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, तो शायद कम बच्चे आएंगे। जैसे जब ये चैनल शुरू किया था तब इसके 1000 कुछ सब्सक्राइबर थे, अब थोड़े से बढ़ गए हैं, तुम लोगों ने शेयर किए हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद शायद और भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट वो होता है फर्स्ट बैच। ठीक है, और सेकंड बैच में थोड़ा नाम फेमस हुआ, अगर अच्छा पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली ज्यादा बच्चे। इस तरह से मैंने आपको बोला, याद कर लेना। ठीक है, तो मैंने ये भी बोला हुआ है कि अच्छा ये जो फ्रैंकल और शॉर्टकट दोनों डिफेक्ट है, ये आयनिक सॉलिड में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर देखने को मिलते हैं? आयनिक सॉलिड्स के अंदर। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है भैया कि हाँ, आपकी केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी अगर आप पॉजिटिव को मेल मानने लगो और नेगेटिव को फीमेल मानने लगो। ठीक है,
तो ये मेल एंड फीमेल है, पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। अब क्योंकि मेरा पढ़ाने का पहला साल है तो रिस्क नहीं लेने का, रिजल्ट अच्छा देने का, तो और दूसरा ये भी है कि बच्चे भी कम है तो बाहर भी नहीं निकाल सकता, तो मैं उसको ना इधर उधर बिठा दूंगा कि तू बातें मत कर, तू पीछे चल, क्योंकि ज्यादा बच्चे नहीं आए हैं उस साल। तो बस यही है। और दूसरे साल भी सेम। देखिए लव बर्ड्स हर साल आते हैं, ये बाबू सोना हर साल रहते हैं। भारत सर कितना मर्जी बोल रहे मत पढ़ो बाबू सोना के चक्कर में, बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये बाबू सोना बातें कर रहे हैं, अब दूसरे साल नाम हो चुका है बहुत ज्यादा, तो बच्चे भी ज्यादा हो चुके हैं, भीड़ बहुत हो चुकी है, तो हम बच्चों को बाहर कर सकते हैं, बस ये है और कुछ भी नहीं है। देखिए इस डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में जनरली जो कैटायंस है वो डिस्प्लेस कर दिया जाता है फ्रॉम नॉर्मल साइड टू इंटरस्टिशियल साइड। वो एक खाली जगह को भरी, मतलब किसी खाली जगह में बिठा देंगे, जनरली कटायन के साथ ऐसा करते हैं। और इस डिफेक्ट में हम दोनों को बाहर करते हैं, कटायन को और अनायन को दोनों को बाहर कर देते हैं। अब जब सिंस इसमें बाहर ही कर दिए हैं तो इसमें मास भी डिक्रीज हो जाएगा, इसमें डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। इसमें बाहर नहीं किए हैं तो इसमें मास भी सेम रहेगा, डेंसिटी भी सेम रहेगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी सेम रहेगी। अब यह डिफेक्ट कब हुआ है, जब भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, तो दिस डिफेक्ट अकर इन हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ये डिफेक्ट कब देखने को मिलेगा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा है। और ये डिफेक्ट कब हुआ है, जब बच्चे कम है तो मैं किसी को कहीं भी बिठा सकता हूं, तो दिस डिफेक्ट अकर इन लो कोऑर्डिनेशन नंबर। और दैट्स ऑल। अब एग्जांपल याद रखने हैं तो मैंने इसको याद किया, फ्रेंडली सिल्वर, फ्रेंडली सिल्वर, या फिर फ्रेंडली डी ब्लॉक कर सकते हो। फ्रेंडली डी ब्लॉक का मतलब क्या है कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो जनरली सिल्वर के द्वारा शो किया जाता है। आप देखोगे कि AGCL, AGBR, AGI या ZNS, और इसको शॉर्ट की सच्चा एस ब्लॉक, सच्चा एस ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक के जो हाइलाइट्स होते हैं वो आपको देखेंगे कि शॉर्ट के डिफेक्ट शो कर रहे हैं, NaCl, KCl, CSCl, AGBR। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो दोनों डिफेक्ट शो करता है, दैट इज AGBR। सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा कंपाउंड है बेटा जी जो दोनों डिफेक्ट शो करता है, ठीक है। और अच्छा, अगला क्वेश्चन है, सिंपल है, कर लेना, बहुत आसान है, बन सकता है ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एनालिसिस शोज दैट FeO हैज अ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन विद फॉर्मूला Fe 0.95O, गिव रीजन। एनालिसिस से एक डाटा पता चला है कि एक कंपाउंड होता है FeO, बट उसमें Fe जो है वो 0.95 है, मतलब मेटल के जो पार्टिकल्स है वो 0.95 रेशियो में है ऑक्सीजन के साथ। ऐसा क्यों होता है? देखिए ये जो डिफेक्ट होता है इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, क्योंकि इसमें मेटल कम है, ठीक है। और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट तब देखने को मिलता है जब एक मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। जैसे आयरन +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। क्वेश्चन पे चलते हैं। इन FeO क्रिस्टल सम ऑफ द Fe2 पॉजिटिव आयंस आर रिप्लेस्ड बाय Fe3 पॉजिटिव आयंस, ठीक है। क्यों सर, क्यों रिप्लेस कर सकते हैं, कोई Fe तो है। अब 3 Fe2 पॉजिटिव, अब 3 Fe2 पॉजिटिव, 3 Fe2 पॉजिटिव वालों पे चार्ज कितना बनेगा, टोटल 6 पॉजिटिव। 3 वालों को 3 Fe2 पॉजिटिव वालों को 2 Fe3 पॉजिटिव वाले रिप्लेस कर सकते हैं। समझ सकता हूं मैं। हमारे पास है 3 Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इनको रिप्लेस कौन कर सकता है, 2 Fe3 पॉजिटिव। कैसे रिप्लेस कर सकता है सर, ध्यान दो ना, ये +2 × 3 +6, और ये +3 × 2 ये भी +6। तो चार्ज ही तो बैलेंस करना होता है और काम चलाना होता है, तो काम चल जाएगा। इसको हम बाहर उड़ा सकते हैं और ये यहाँ पर हमारा बच जाएगा भैया, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये आ जाता है इधर, जिसकी वजह से 3 की जगह पे 3 का काम किसने चला दिया, सिर्फ 2 ने ही चला दिया है, समझ रहे हो। एज अ रिजल्ट देयर विल बी लेस अमाउंट ऑफ मेटल, यहाँ पर मेटल जो है वो लेस अमाउंट में है, हम एज कंपेयर टू स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन। स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन समझते हो ना, जब मेटल का और नॉन मेटल का जो रेशियो रहता है वो सेम रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ZnO टर्न्स येलो ऑन हीटिंग वाई। जिंक ऑक्साइड जो है उसका कलर येलो हो जाता है गर्म करने पर, ऐसा क्यों, ठीक है। ये डिफेक्ट जनरली एनाइन वैकेंसी के केस में देखने को मिलता है। NaCl का केस भी आप लोगों ने सुना होगा कि जो नमक होता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, उसको भी देख लेना एक बार, कि जो NaCl होता है वो व्हाइट कलर का होता है, बट जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसका कलर येलो हो जाता है। क्यों होता है, F सेंटर की वजह से। F सेंटर इज फार्बन जेंटर, फार्बन जेंटर का मतलब होता है कलर्ड सेंटर, उसकी वजह से वहां पे कलर राइज हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, इनिशियली ZnO इज व्हाइट, स्टार्टिंग में जिंक ऑक्साइड का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, while white in color at room temperature, but on heating it loses oxygen which create anion vacancy,
तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो जिंक तो एक मेटल है वो बैठी रहेगी, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, गैसियस नेचर की है, वो उड़ान भर जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आयन वैकेंसी की वजह से उसका कलर जो है चेंज हो जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन CdCl2 इज डोप्ड विद AgCl। देखिए AgCl कुछ इस तरह से होता है, मैं इधर बना के दिखा देता हूँ। AgCl कैसे लिखोगे, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, 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 Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो बेटा जी यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर बेटा एक बात हो सकती है कि अब CdCl2 आ गया, अब ClCl तो कॉमन है, वो तो नहीं डिस्प्लेस मारेंगे, बट इन दो Ag पॉजिटिव को उड़ा के क्या मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता Cd2 पॉजिटिव, वही वाली बात होगी ना, दो Ag पॉजिटिव पे जितना चार्ज होगा, मेन बात होती है चार्ज बैलेंस रहना चाहिए, Cd2 पॉजिटिव के एक ही एटम पे उतना चार्ज है, इसको क्या बोलते हैं डोपिंग, इसे बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, कि बाहर से आपने कोई इम्प्योरिटी इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, लिखा क्या गया है, एडिशन ऑफ CdCl2 टू AgCl क्रिस्टल कॉजेज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसकी वजह से इम्प्योरिटी डिफेक्ट आता है। इन दिस डिफेक्ट वन Cd2 पॉजिटिव आयन रिप्लेस टू Ag पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द क्रिस्टल, वन साइट इज ऑक्यूपाइड बाय वन Cd2 पॉजिटिव साइट एंड अदर रिमेन्स वैकेंट। देखिए यहाँ पे एक जगह पे तो Cd2 पॉजिटिव आ गया और ये जगह खाली होगी, और यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट आ गया है, दिस डिफेक्ट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोगों से, इसको आप मेटल एक्सेस की कैटेगरी में रखोगे या मेटल डेफिशिएंसी की कैटेगरी में रखोगे। आई थिंक ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी किस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं, पता चलेगा आप लोग वन शॉट कितने अच्छे से देखते हो। और अदरवाइज मैं इसका अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप बोल सकते हो कि सर नहीं पता, और थैंक यू सो मच यार, एंड तक आए हो आप देखने। जनरली सही बच्चे एंड तक नहीं देखते हैं, किसी भी सीरीज की स्टार्टिंग में वो बहुत जोश दिखाते हैं और फिर बोलते हैं कि सर आपने सीरीज बंद क्यों कर दी। बंद इसलिए हो जाती है क्योंकि बच्चों का वो प्यार सपोर्ट नहीं मिलता, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको कंटिन्यूस सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, एंड आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हमारा सॉल्यूशन चैप्टर होगा, उससे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि उसका वन शॉट जरूर देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ ज्ञान की वीडियो नहीं मिलेंगी, पढ़ाई की वीडियो भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो अगर स्ट्रैटेजी प्लानिंग के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है देन आपको जरूर चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, आपके जूनियर्स को भी रिकमेंड करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।